अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा, आप तो भी बच्चे हैं, बड़े होंगे और कोई माशरे में मुकाम बनेगा तो आप शायद ये बात फील करें या फेस करें। हो सकता है आप ने शायद फैमिलीज में कभी इस बात को एक्सपीरियंस किया हो कि आपके अम्मी अब्बू, अच्छा पहले भी शायद मुझे किसी ने क्लास मैंने कहा था कि मैं अक्सर अम्मी अब्बू की मिसाल देता हूं तो वो बच्चे जिनके वालिदैन की डेथ हो गई हुई है, तो ठीक है बेटे, पेन की ऑब्वियसली बात है, रिपेयरेबल नहीं है, लेकिन मैं तो जनरली फिर माँ बाप की बात ही कर रहा होता हूँ। तो इसलिए वो बच्चे जिनके वालिदैन अल्लाह ने वापस लिए हैं, तो ये जिंदगी भर की पेन नहीं रहनी चाहिए। हमारा ईमान है कि सबने जाना है, फितरी दुख होना और बात है, वो फितरी बात है, लेकिन इसको अपने ऊपर हावी कर लेना कि अब तो मैं कहीं का नहीं रहा, मेरी जिंदगी बेमतलब हो गई, ये मुसलमान की सोच नहीं है। जैसे अगर हम किसी जगह पहुंच रहे हैं, या चलो कॉलेज की मिसाल लेते हैं, आपने जब पहली दफा स्कूल ज्वाइन किया होगा, अगर आपकी मेमोरी में हो, तो अक्सरियत बच्चों की चीखें मार मार के रोती है, अक्सरियत, और चीखें मार मार के रो रहे होते हैं तो वो फुपो फुपो या अबू अबू को बुला रहे होते हैं, अम्मी है ना, अम्मी को बुला रहे होते हैं। अच्छा, कुछ दिन में वो सेटल हो जाते हैं, तो पहले दिन में उनको लग रहा होता है कि अम्मी छोड़ के जा रही है, और एक दो दिन बाद क्यों सेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है दोपहर में फिर चला जाना अम्मी के पास। तो अब ये जब उसको रियलाइज हो जाता है, तो फिर वो रोज चीखें मार मार के नहीं रोता, अनलेस कि वो पढ़ाई से तंग हो और रोज बहाने बना के छुट्टी कर लेता हो, तो वो सेटल हो जाता है। तो इसी तरह से ना हमारा ईमान का हिस्सा है कि हमने एक वक्त तक दुनिया में रहना है, फिर चले जाना है, और अगर माँ बाप बच्चे इंडिविजुअली जन्नत में जाने के एलिजिबल हुए, तो फिर अल्लाह ताला उनको मिला भी देंगे, यानी वो इकट्ठे ही होंगे वहां। हाँ, अल्लाह की माँ बाप के लिए एक मोहब्बत कि अगर माँ बाप का मुकाम ऊंचा है, क्योंकि जन्नत में सब बराबर नहीं है, कैटेगरीज हैं, तो अगर वालदैन का मुकाम ऊंचा है और औलाद पहुंच गई थी लेकिन बस पैर ही रखा हुआ जन्नत के अंदर, तो अल्लाह औलाद को अपग्रेड कर देंगे। तो इसलिए हमारा ईमान ये है। तो अब जब ये सोच है, तो वालदैन के दुनिया से चले जाने में तकलीफ तो है, लेकिन पता है कि ये ऐसी है कि हम जा रहे थे तो बस से अम्मी पहले उतर गई, चलो तुम पहुंचो मैं आती हूँ, या अब्बू पहले उतर गए, तो रोना चीखना थोड़ी शुरू कर देंगे। फितरी रोना और बात है, वो कुछ दिन में अल्लाह सेटल कर देते हैं, लेकिन वो बच्चे जो उसको जहनों पर सवार कर लेते हैं, ये बेटे ईमान की कमजोरी होती है। तो इसको ना जहन पे सवार ना किया करे जिनके वालिदैन की डेथ हो गई है। अच्छा, बता मैं ये रहा था कि अगर आपके वालिद किसी बिजनेस पोजीशन की वजह से या वैसे ही खानदान के अंदर एक मोतबर शख्सियत है, यानी लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, उनको एक बड़ी शख्सियत समझते हैं, तो वो रिश्तेदार जो उनके साथ इस मोहब्बत अकीदत का इजहार करता होगा, उस रिश्तेदार के लिए आपके दिल में भी एक इज्जत मोहब्बत आएगी कि हाँ, ये मेरे अब्बू की इतनी रिस्पेक्ट करता है। और जो ये सिर्फ चापलूसी के लिए करता होगा, वो आपको भी समझ आ जाएगी कि सही नहीं है, खुश आमदी है ना। नहीं समझ आ रही मेरी बात? इसी तरह चूंकि कुछ बच्चे ये इजहार कर रहे होते हैं, इसलिए मैं टीचर की बात कर रहा हूं कि टीचर का एक रुतबा है, बेशक प्रोफेशनल है इदारा, आपसे फीस लेके पढ़ाया जा रहा है, मैं पैसे ले रहा हूं कॉलेज से, यानी बेशक ये फाइनेंशियल रिलेशन है सारा, लेकिन मैं कॉलेज से पैसे ले रहा हूं, आपसे नहीं ले रहा हूं। आप मुझे फीस नहीं दे रहे, आप कॉलेज को फीस दे रहे हैं। बेशक ये फाइनेंशियल कनेक्शन है, लेकिन स्टिल मैं उस्ताद हूं, आप मेरे शागिर्द हैं, और मेरे पढ़ाने से आपकी जिंदगी में जो वैल्यूडेशन हो रही है वो पैसों में नहीं तोला जा सकता। अपनी नासिर अब्बास की बात नहीं कर रहा, किसी भी उस्ताद की बात कर रहा हूं। अब उसमें क्या होता है, अक्सर बच्चे मिलते हैं, प्यार से इज्जत से मिलते हैं, नमाज पढ़ा के निकलता हूं, जूती सीधी कर देते हैं, लैपटॉप उठा उठा के चल रहे होते हैं। इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जो सलाम दुआ कर रहे होते हैं, कुछ वैसी सलाम करने आ जाते हैं। जैसे 2 दिन पहले एक बच्चा खुशी से मिलने आया हुआ था मुझे, क्योंकि वो 10 साल पहले मेरा स्टूडेंट था, तो बस उसको दिल था, गुलबर्ग में नौकरी हुई तो मिलने आ गया। इस तरह से स्टूडेंट्स का मिलना, कुछ वो होते हैं जो एमी बस शुगल में मिल रहे होते हैं, वो भी टीचर को शक्ल से अंदाजा हो जाता है। कुछ होते हैं जिनके दिल के अंदर इज्जत होती है। अब वो जो इज्जत होती है ना, तो फिर टीचर को उन पे फिर प्यार भी आ रहा होता है। ये मैं इंसानी मिसालें दे रहा हूं।
तो जो जितना ज्यादा मोहब्बत का, इज्जत का इजहार कर रहा होता है, अगर दिल से कर रहा होता है, तो उसकी अपनी इज्जत भी बढ़ जाती है। जैसे मैं वापस उस मिसाल पे आता हूं कि अगर आपके अब्बा जी, वालदा, कोई फैमिली में ऐसी शख्सियत है कि सारे खानदान वाले उनकी इज्जत करते हैं और उस इज्जत का इजहार भी करते हैं, उठ के मिलने आ जाते हैं, केयर करते हैं, तो आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, आपको पता लग रहा होगा कि नहीं अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा ना कि आपके वालिदैन को इज्जत मिल रही है। आप उनकी भी इज्जत करेंगे और जहां जहां जिंदगी में कभी मौका मिलेगा उनकी फेवर करने का, तो फेवर भी करेंगे, यानी आप उनको कुछ ना कुछ रिटर्न करने की भी कोशिश करेंगे, आप उनको ओबलाइज करेंगे कि वो इतनी मोहब्बत अकीदत जो रखते हैं। पता नहीं समझा पा रहा हूं बात के? अल्लाह ताला के लिए ना, आउट ऑफ हिज ऑल क्रिएशंस, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हस्ती है जो आप अल्लाह ताला की सब क्रिएशंस में से अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है, सबसे ज्यादा महबूब है, और अल्लाह के सिवा सब कुछ अल्लाह की क्रिएशन ही है। तो अल्लाह ताला ने एक तो हुक्म भी दे दिया कुरान पाक के अंदर कि आप सल्लम पे जो दुरूद पढ़ना है वो हुक्म है। और अभी बीच में एक हदीस याद आ गई, 3 काम है उसके अंदर, और उन 3 कामों में से जो नहीं करता तो उसको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ये हलाक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर आमीन कह रहे हैं। तो उनमें एक काम वालिदैन में से दोनों या कोई एक बुढ़ापे की हालत में मिले और खिदमत करके अपनी मगफिरत ना करवा सके, हलाक है वो शख्स, आप सब फरमा रहे हैं आमीन। रमजान का महीना पाया और अपनी मगफिरत नहीं करवा सका, हलाक है वो शख्स, आप सब फरमा रहे हैं आमीन। आपका नाम लिया गया और उसने दुरूद नहीं पढ़ा, हलाक है वो शख्स, आप सब फरमा रहे हैं आमीन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ना, उनको अब उसके बहुत सारे अल्फाज हैं, एक तो वो भी दुरूद इब्राहिमी जब नमाज में भी पढ़ रहे होते हैं वो भी है, और भी बहुत सारे अल्फाज हैं। ये हमारा ना एक अकीदत का इजहार है। ये कुछ ऐसे समझ लीजिए आप कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आए और आपके वालिदैन आपको कहें कि आओ मिलो आके, तो वो उस मेहमान की इंपॉर्टेंस है ना। वरना कुछ तो ऐसे भी आते होंगे कि वालिदैन खुद भी बॉदर नहीं करते होंगे कि बच्चे उनको मिले जाके, वो तो खुद भी उनको पहले बाहर खड़ा रखते होंगे, फिर कहेंगे अच्छा चलो बैठा ही लो, जा ही नहीं रहा है तो। लेकिन कुछ मेहमान हैं जिनमें वो चाहेंगे कि उनके बच्चे आके मिलें, तो वो अपने बच्चे दिखाना चाह रहे हैं असल में वो उस मेहमान को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और अगर वो बच्चा अच्छे तरीके से मिल रहा है, अच्छे तरीके से, तो माँ बाप अपने बच्चे से खुश हो रहे हैं कि जिसको मैं इतनी रिस्पेक्ट दे रहा हूं ये बच्चा भी उनको आके मिल रहा है। और अगर टेढ़े मुंह से आके, टेढ़ा मुंह बना के सलाम करके चला जाए तो गुस्सा आएगा। ना आता तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन ये ज्यादा बुरा लगेगा। उस मेहमान की कोई इज्जत बढ़ नहीं रही इससे, ये मेजबान के दिल की खुशी है कि वो उसको कह लें कि एक नजराना पेश कर रहा है, देखे जी हमारे बच्चे भी आपसे मिलने आए हैं। तो अल्लाह ताला को ना ये बहुत पसंद है कि जब मुसलमान दुरूद पढ़ के आप सल्लम को, अच्छा ये तो खैर एक अलग बहस है, इसलिए मैं ये अल्फाज नहीं बोलूंगा कि वो पहुंचता कैसे है। अल्लाह पहुंचा देते हैं, अल्लाह का काम है, अल्लाह ने पहुंचाना है। लेकिन अल्लाह को ये बहुत पसंद है, और इसमें अगर मैं ये अकीदत से कर रहा हूं तो ये मेरा फायदा है। यानी मैं उन लोगों में शामिल हो गया, मैं वो बच्चा हो गया जो आके अच्छी तरह मेहमान को सलाम कर रहे हैं, तो मैं उस बच्चों में शामिल हो गया। मेहमान की इज्जत नहीं मजीद बढ़ जाएगी, लेकिन मैं उन बच्चों में शामिल हो जाऊंगा जिससे अम्मा अब्बा खुश हो जाएंगे कि हाँ ये मेरा बच्चा तमीज़दार है, सबसे आके पहले सलाम करता है। तो ये जो बेटा दुरूद पढ़ने की आदत एक तो बनाइए। इसमें अच्छा तो यह है कि आप इसको अपने ना रोजाना का मामूल बनाएं। और ये जो तस्बीह होती है ना, ये दानों वाली, ये बड़ा अच्छा डिसिप्लिन है। अगर अपनी जिंदगी में आप इसको ऐड कर सके ना तो बड़ा अच्छा डिसिप्लिन है। काउंटर भी हैं जो उंगलियों पे पहने होते हैं, लेकिन उसमें वो बात नहीं है जो तस्बीह में है। फील की बात कर रहा हूं। तो एक तो अपनी जिंदगी में अगर आप ये ऐड कर सकें। दूसरा मैं आपको ये 2 वजहों से बता रहा हूं। एक तो ये जो रोजाना मैं आके सलाम करता हूं, कहता हूं दुरूद शरीफ पढ़ लें, ये कई साल पहले बस किसी बच्चे ने मशवरा दिया था, मैंने वो अमल किया और चल रहा है, उसके बाद से प्रैक्टिस चल रही है। एक तो ये इसलिए बता रहा हूं कि या तो मैं कहूं ही ना तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं और आप में से कुछ बच्चे बॉदर ही नहीं करते, वो मुझे ना अपनी गलती लगती है कि मुझे ऐसे कहना ही नहीं चाहिए था। फिर मतलब ये ऐसे ही है कि बच्चे खेल रहे हैं और अम्मी अब्बू कहते हैं ये मेहमान है इनको सलाम करो, तो बच्चे खेल में लगे हुए हैं, तो फिर अम्मी अब्बू को एक शर्मिंदगी होगी, मुझे कहना ही नहीं चाहिए था फिर। तो इसलिए मुझे एट टाइम्स थोड़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन एक अच्छी आदत बनी हुई है तो इसलिए मैं कह देता हूं कि करते रहें। तो एक तो इसका थोड़ा ख्याल कर लिया करें, मैंने क्या ही दिया है, रूटीन बना लें। दूसरा जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी तो मैंने कहा इसलिए आपको बताऊंगा। कल मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया, उसने अभी कॉस्ट पास की इस दफा, और
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो मुझे इतना लंबा मैसेज था, मैं पढ़ा था शायद कहीं पर वो कोई टीचिंग की बात भी आ जाएगी, लेकिन जो मुझे उसकी चीज बहुत मजे की लगी, उसने अपना जो सारा मैसेज था वो इस पे किया हुआ था कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये आदत दिलवाई। उसको मैंने आदत बना लिया और कसरत से पढ़ना शुरू कर दिया। पेपर में भी कसरत से दुरूद शरीफ ही पढ़ा था। अब मैं आपको ये कोई पासवर्ड नहीं बता रहा, क्योंकि अगर आप इसको कोई जादुई मंत्र समझेंगे तो इट विल नॉट वर्क, लेकिन अगर आप इसको एहतमाम के साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो इट वर्क्स। मैंने जिंदगी में कुछ ऐसे मौकों में फंस के देखा है, तो इसलिए ना इसको आदत बनाए दुरूद शरीफ पढ़ने को। ये जो जिक्र अस्कार होते हैं ना, ये डिपेंड करता है कि आप किस अकीदत से या किस बिलीफ के साथ करते हैं। आल्दो के बहुत लंबी लिस्ट बननी शुरू हो जाए कि जी ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये वजीफा पढ़ लो, वो फिर ज्यादा डिटेल है, मैं नहीं जाऊंगा उस डिटेल के अंदर, उसकी सेहत पे भी मुझे कोई खास नहीं जरूरत बात करने की। लेकिन दुरूद शरीफ तो ऐसी चीज है जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह ने फरमाई है कुरान पाक के अंदर। बल्कि एक हदीस का मफहूम है कि एक साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ के बारे में पूछ रहे थे कि मैं दुआ करता हूं तो अगर मैं उसमें दुरूद भी शामिल कर लूं तो कैसा है, अच्छा अगर इतना हिस्सा दुरूद कर लूं, अगर इतना हिस्सा दुरूद कर लूं, तो आप सल्लम उनके हर हिस्से को बढ़ाने पे कह रहे थे ये और बेहतर है, यानी अगर मैं अपनी सारी दुआ ही दुरूद कर लूं तो और बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए जो दुरूद पढ़ना है ना, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और आपको आदत बन जाएगी, तो आप इसका डिफरेंस, इसकी बरकत देखेंगे। कल मैंने अच्छा ये लेक्चर चूंकि वो आज वो राजा ज़ियाउल हक साहब का टॉक रखा हुआ था, तो मैंने फिर यही कंक्लूड किया था कि मैं गुलबर्ग में नहीं ले रहा क्लासेस, उनमें से भी किसी ने आना हो तो वो यहाँ आ जाए, वरना उस टाइम मेरी गुलबर्ग की क्लासेस हैं। तो ये लेक्चर फिर अब गुलबर्ग वाले बच्चे भी सुन रहे हैं, तो इस वजह से जो मैंने कल वो लाल हरी लाइनें बनाई थी वो दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि वो लाल हरी लाइनें गुलबर्ग में रह गई थी। अच्छा, गुलबर्ग वाले बच्चों से इतनी अकल की उम्मीद लगा रहा हूं कि मैंने यहां जो वैल्यूज बताई थी, आपको डिफरेंट वैल्यूज का सवाल कराया था, तो मेरी वो बातें जो मैं यहां बता रहा हूं सुनना उनको, लेकिन नजर में वैल्यूज अपने सवाल वाली रखना, ये अकल की मैं उम्मीद करूंगा। कल जो सवाल मैंने बोर्ड पे किया था उसकी फिगर्स मुझे दोबारा बताइएगा। फिर मैंने असल में ना 5 और ड्राइव करके दिया था, तो वो गुलबर्ग में रह गया था मामला, वो इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं। जो मैंने कल बोर्ड पे सवाल सॉल्व किया हुआ था वो मुझे बताइएगा। नहीं सोल्यूशन। और ये गुलबर्ग वाले बच्चे बेटे, ये अपने हिसाब से वैल्यूज ना मेरी बातों के अंदर वैल्यूज अपनी वाली रख लेना। ये कल सॉल्व हो चुका हुआ है, मैंने जो लाल हरी लाइनें जोड़ी थी ना फाइफो ड्राइव करने के लिए, वो दोबारा बता रहा हूं बस, वो गुलबर्ग में बात नहीं कर पाया था मैं। कंप्लीटेड यूनिट्स या आउटपुट 21,000, ये मैं वो सवाल कर रहा हूं जो मैंने कल 2 सवालों में से पहला किया था। गुलबर्ग में भी पहला यही किया था। वैल्यूज गुलबर्ग में कुछ डिफरेंट होंगी शायद। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2000 थे, मटेरियल के एतबार से 100 और कन्वर्जन के एतबार से 75। 2000 1500 23,000 और 22,500। और फिर इसके बाद कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी, मटेरियल और कन्वर्जन। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट 60,000 70,000। करंट पीरियड कॉस्ट थी 450 और 800। 510 और 870। और इसका डिनोमिनेटर है ये 23,22500। तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 22.17 38.67। और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में cost of completed units 21,000 into 22.17 plus 38.67 1277,640। और कॉस्ट ऑफ नहीं, ठीक नहीं है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 22.17 और 1500 इंटू 38.67।
44340585। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट यह है कि जो इस महीने में टोटल कार्रवाई हुई, यानी महीने के शुरू में मशीन के अंदर पहले से पड़े हुए थे 3000 यूनिट्स, कितने परसेंट कंप्लीट? 60। और जो मजीद इस महीने में मशीन के अंदर आए 20,000, और जो क्लोजिंग अभी भी मशीन में पड़े रह गए 2000, 75%, तो आउट हो गए 21। वेटेड एवरेज ये है कि इस महीने के अंदर मशीन में इतने पहले से इन हुए थे, इतने और इन हुए, यानी टोटल इनपुट फॉर द मंथ, ये नहीं, सॉरी, ये जुमला सही नहीं है। फॉर द मंथ इतने पहले मशीन के अंदर हैं, इतने और आए हैं। तो इस प्रोसेस से बाहर निकलने के लिए लाइन में 23,000 है ना, इनमें से इतने बचे रह गए, बाकी आउट हो गए। तो ये 3,000 तो आउट हुए ही हैं, इनमें से 18 इधर चले गए। वेटेड एवरेज मेथड का कॉन्सेप्ट यह है कि जो आगे चले गए, जो बचे रह गए, सब एक जैसे हैं, सब की पर यूनिट कॉस्ट एक जैसी है। तो उसका तरीका यह है कि जो पहले पड़े हुए थे उनकी अमाउंट्स को मिला लें, और जो नए खर्चे हुए उनकी अमाउंट्स को मिला लें, उनको ऐड करके एवरेज कर लें। ये वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है। अब उसको मैंने न्यूमेरिकली ऐसे समझाया था कि जो खर्चा पर यूनिट करना है, उस खर्चे के डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स आने चाहिए जिन पर वो खर्चा हुआ है। वो मैं फिर इसका नक्शा खींच देता हूं। ओपनिंग थे 3,000, इन पे पिछले महीने मटेरियल सारा का सारा लग चुका था। जो इस महीने कंप्लीट हुए हैं, कंप्लीट 18,000, ये कहां से आए? ये मैं बात कर रहा था, इस 20 में से 18 बन गए, और 2 ये हैं, और ये 3 तो बने ही हैं, तो ये इस तरह 21 बना है। ये 18 में इसकी बात कर रहा हूं। तो जो इसमें से आए और बन गए वो 18 हैं, इनमें भी सारा मटेरियल लग चुका, और जो 2,000 क्लोजिंग हैं इनमें भी सारा मटेरियल लग चुका। अब इस न्यूमरेटर के अंदर ये दोनों हो चुके ऐड, तो इसके डिनोमिनेटर में, इसके अंदर इन पे लगा मटेरियल भी शामिल है, इन पे लगा मटेरियल भी शामिल है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर में ये 21 पूरा आ जाना चाहिए। ये 21 है, और ये 2,000 पे भी पूरा मटेरियल लग चुका है, तो इसके डिनोमिनेटर में 2,000 भी आ जाना चाहिए। ये वो 2 है, इसलिए हमने 5 10 को इससे डिवाइड किया, पर यूनिट आ गया, पर कंप्लीटेड यूनिट। कन्वर्जन में जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस थे, इन पे कुछ कन्वर्जन पिछले महीने हो चुकी थी, बाकी इस महीने हुई है। यानी जो इन पे हुआ टोटल काम है, उस काम में से 60% पिछले महीने हुआ था जिस पे ये खर्चा आया था, और जो 40% टाइम इस महीने लगा उस पे जो खर्चा आया वो इसके अंदर शामिल है। और जो नए में से बन के बाहर चले गए उन पे सारा का सारा खर्चा लग चुका, वो इसमें शामिल है। और जो क्लोजिंग रह गए 2,000, उन पे अभी कन्वर्जन पूरी नहीं लगी है, तो उन पे जितना काम होना था उसका 75% हुआ है, और वो खर्चा इसके अंदर शामिल है। तो फिर मैचिंग ये है कि जब हमने इनको ऐड कर लिया तो इस 3,000 पे लगा हुआ पूरा कन्वर्जन इसके अंदर आ गया, इस 18,000 के ऊपर लगा पूरा कन्वर्जन इसके अंदर है, यानी ये खर्चा इन दोनों पे आया हुआ मुकम्मल खर्चा है। तो इसके डिनोमिनेटर में ये 21,000 आने चाहिए, ये आ गए। और इस पे पूरा खर्चा अभी नहीं हुआ, सिर्फ 75% खर्चा हुआ है, तो इसलिए इस खर्चे के डिनोमिनेटर में 2,000 की बजाय 1,500 आने चाहिए। ये जुमला फिर बोल रहा हूं, 2,000 यूनिट्स 75% कंप्लीट इज इक्विवेलेंट टू 1,500 पूरे कंप्लीट। तो इसके डिनोमिनेटर के अंदर 21,000 और 1,500 आने चाहिए। ये वेटेड एवरेज है। हुआ क्या कि जो इस 21 में ये 3,000 भी थे और इनमें से 18 भी थे, इन दोनों पे डिफरेंट डिफरेंट खर्चा आया हुआ था, तो इनके खर्चों को मिला के एवरेज रेट निकाला है, और वही एवरेज रेट इन पे लगा दिया, वही एवरेज रेट इन पे लगा दिया। ये वो एवरेज रेट है, और इसी रेट को इस्तेमाल करके फिर ये स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन निकाली। अच्छा, ये 21,000 में ये 3 शामिल है, नूर साथ साथ रहना यार, ये 3 शामिल है ना,
इस 3000 को पिछले महीने कंप्लीटेड यूनिट्स कह दिया था, ये अब कंप्लीट हुए। पिछले साल या पिछले महीने वो ये थे, पिछले साल की रिपोर्ट में वो यहां थे, अब वो कंप्लीटेड की रिपोर्ट में आए हैं। तो जब वो कंप्लीटेड की रिपोर्ट में आए हैं तो उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, मटेरियल कन्वर्जन दोनों। इस महीने वो कंप्लीटेड की कैटेगरी में आ गए, उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, सिर्फ वो जो इस महीने कन्वर्जन हुई है नहीं, पूरा हम बता रहे हैं कि जो बाहर गए हैं उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है। तो उनपे जो मटेरियल लगा है वो ये हो गया, जो कन्वर्जन लगा है वो ये हो गया। तो ये अब कंप्लीटेड की कैटेगरी में आ गए और उनपे भी और नए 18 पे भी ये एवरेज वाला रेट लग गया, और जो क्लोजिंग है उनपे भी एवरेज वाला रेट लग गया। इस सवाल में ये जो नक्शे बनाए हैं इसमें बताएं, अगर कोई गुलबर्ग वाला बैठा है वो भी बता दे, कुछ पूछना है, और आप में से बताएं जिसने पूछना। जी बेटे बोलो। हाँ, पिछले महीने ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था, रिकॉग्नाइज नहीं हुई होगी, से क्या मुराद है? ये थोड़ी सी जल्दी है, ये वाली बातें आप अलग से पूछ लेना, लेकिन ये अवाम के सामने थोड़ी जल्दी है। मैं जब इनकी डबल एंट्रीज बताऊंगा ना तब ये बातें करने वाली हैं कि एक्सपेंस बना कि नहीं बना। जी और बताएं इसमें जो पूछना है। एक तो मैं इसी सवाल से फाइफो बना के देने लगा हूं, तो वो यही सवाल सॉल्व हो रहा होगा, आप तो दोबारा ही नोट करेंगे, लेकिन अब मैं इसी सवाल को फाइफो से करूंगा सॉल्व। तो मैंने कल हेडिंग दी थी एफको की, अब दे लेते हैं फाइफो की। अच्छा, फाइफो में जैसे मैंने पहले एफको में कल लिख के दिया था ना कि सेम, और तो फाइफो में ना मुझे उसके लिख के देने का इतना फायदा लग नहीं रहा, तो मैं फाइफो में एसएच को अंग्रेजी लिख के नहीं दे रहा, बस सवाल सॉल्व करा रहा हूं। तो फाइफो की हेडिंग दें और ये लिख लें कि जब कल 2 सवाल किए थे उनमें से पहला अब फाइफो से करने लगे। सवाल दोबारा लिखना है तो आपकी मर्जी है, वरना ये कह दें कि जो कल वाले लेक्चर में 2 सवाल थे उनमें से पहला वाला अब फाइफो से सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो गुलबर्ग वाले बच्चे देख रहे हैं वो वैल्यूज बेटे अपने हिसाब से लेना, मैं जो यहां कर रहा हूंगा स्टेप्स सारे, लाइनें अंग्रेजी, वो आप ये देख रहे होंगे, लेकिन वैल्यूज अपनी वाली देखना। यहां गुलबर्ग वाला बैठा हुआ कोई, मुझसे ना साथ साथ कंफर्म भी करते रहना ताकि मैं वो भी कैमरे में बोल दूं। फाइफो की हेडिंग देके कल के दोनों सवालों में से पहला वाला सवाल अब मैं बोर्ड पे कर रहा हूं सॉल्व। हाँ जी लिखिए बात, चलें अब मैं सॉल्व करता हूं। बल्कि नहीं, ये गुलबर्ग वाले ने तो अब इस नक्शे को नोट करना होगा ना, कर लिया? चलें फिर आपने भी कर लिया होगा। अब मैं, हाँ पॉज करके नोट कर लेना। अब मैं आपको ना इसी सॉल्व हुए सवाल से फाइफो समझा के लेकिन फॉर्मली दोबारा सॉल्व कर देता हूं। अगर फाइफो मेथड है, अब मैं सारा सवाल फाइफो से समझा रहा हूं, अगर फाइफो मेथड है तो ये जो बचे रह गए इन पे कौन सा रेट लगना चाहिए, जो इस महीने खर्चा हुआ या इन पे लगे खर्चे का भी मिक्स करें इसमें, जो इस महीने खर्चा हुआ, यानी इस पे लगने के लिए जो पर यूनिट कॉस्ट इस्तेमाल करने लगे हैं हम, उस पे न्यूमरेटर कौन सा लेंगे, सिर्फ इस महीने वाला खर्चा, यानी फिर हमें ये नहीं लेना चाहिए। और अगर ये नहीं लेना चाहिए तो इसके डिनोमिनेटर में ये वाले नहीं होने चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में ये नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट, खर्चे को डिवाइड करते हुए पर यूनिट निकालने के लिए डिनोमिनेटर में वो यूनिट्स लेने हैं जिन पर वो खर्चा है। तो ये खर्चा इन पे 40% काम पूरा करने के लिए हुआ है, बस उसके बाद हो गया ये मुकम्मल, इन पे पूरा पूरा हो चुका और इन पे इतना हुआ है। तो फाइफो मेथड में पर यूनिट कॉस्ट अब ऐसे निकलेगी। और चूंकि डिनोमिनेटर चेंज करना पड़ा तो वो डिनोमिनेटर कैसे निकालते हैं हम, ये ईपी से ना, तो अब मैं ईपी का फॉर्मेट चेंज करने लगा हूं। अब आपको इन कॉलम्स में 21 नहीं 18 दिखाना है। अब 18 दिखाना होगा ना, 21 नहीं।
इसको 18 से अलग रखेंगे तो आप इस पे 40% लगाएंगे। तो अब FIFO मेथड में ईपी का फॉर्मेट हो रहा है चेंज। वो जो कंप्लीटेड की लाइन थी, कंप्लीटेड की, उस कंप्लीटेड की लाइन को मैं 2 में तोड़ूंगा। कंप्लीटेड की लाइन को 2 में तोड़ रहे हैं। फिर बता रहा हूं, 21 को मैंने तोड़ा था कैसे, 3, और 20 में से 18, और इनमें से 2 क्लोजिंग थे। जो ओपनिंग थे वो तो बन ही गए होंगे, नए में से फिर 18 बन के यहां आए होंगे, यानी कंप्लीटेड को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ा। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में जो मैंने कंप्लीटेड की लाइन लिखी थी एफको में, अब मैं कंप्लीटेड की जगह लाइनें लिखने लगा हूं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3000, और ये जो हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना रहे होते हैं, ये इसका डिनोमिनेटर है ना, तो इन 3000 को इसके डिनोमिनेटर में लाना है। इसके डिनोमिनेटर में कितना, 40%। यानी हम ये याद रख लेते हैं कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में यहां हमने वो परसेंटेजेस लिखनी है जितना इस महीने में काम हुआ है। तो मटेरियल का इस महीने में इन पे कोई काम नहीं हुआ, कन्वर्जन का इस महीने में 40% हुआ। तो जो कंप्लीटेड यूनिट्स थे मैं उसको 2 लाइनों में तोड़ रहा हूं, एक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और एक को मैं कह रहा हूं स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। $18,000 कैसे निकले? ये 18 कैसे है? इसमें से 2 माइनस किया है, लेकिन ऐसे नहीं करना। मैंने आउटपुट को 2 में तोड़ने को कहा है ना, तो 21 में से 3 ये हैं, तो बाकी 18। 20 में से 2 नहीं करना माइनस। आपने स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड यूनिट्स के लिए 21,000 में से ये माइनस करना है, आउटपुट में से ओपनिंग माइनस करना है। यानी मैंने इसको 2 लाइनों में तोड़ा है, जो पहले कंप्लीटेड लिखता था उसको 2 लाइनों में तोड़ा है, और ये तो हर लिहाज से ही 100 है। तो एफको और फाइफो में ये फर्क पड़ेगा, बाकी क्लोजिंग की लाइन वैसी ही आएगी। मटेरियल पूरा और कन्वर्जन 75। तो यहां 2000 और 1500, 20,000, 20,500, 20,700 जी। हमने एफको मेथड में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की लाइन लिखी थी और कंप्लीटेड की लिखी थी, 21,000 कंप्लीटेड। फाइफो में इसको 2 लाइनों में तोड़ना है। ये है आउटपुट, जो ओपनिंग थे वो तो आउट हुए ही हुए हैं, उनके अलावा कौन से हैं जो इसी महीने इन हुए और इसी महीने आउट हो गए, तो उनको मैं स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड कह रहा हूं। और वो कैसे निकलेंगे, 21 में से ये माइनस करके। ये हो गया फाइफो मेथड में ईपी। अच्छा, वो मुझे गुलबर्ग वाली वैल्यूज बता दे यार। ये सारी कॉम सुन रही है? हाँ जी। ये 2000, नहीं ये, अच्छा चलें, 2000 थे और कितने परसेंट थे, तो इसका मतलब गुलबर्ग वालों ने भी यहां 40 लिखना है। ये क्या था आउटपुट? एफ को सॉल्व भी किया था, तो एफ को क्या आंसर बताना, आउटपुट क्या था ना। अगर यार सारी गुलबर्ग की कौम आपको सुन रही है इस वक्त है? नहीं, वो ये वीडियो गुलबर्ग में भी जानी है ना। कंप्लीटेड यूनिट्स की लाइन नहीं लिखी ईपी के अंदर। इधर आप में से कोई नहीं गुलबर्ग वाला बैठा हो? गुलबर्ग तो बढ़ गया। मेरे ख्याल में समझ ही जाएंगे आप। ये आपके वाले सवाल का आउटपुट है, माइनस आपके वाले सवाल का ओपनिंग है, आपके वाले सवाल का क्लोजिंग है।
आपके वाले सवाल की परसेंटेज है। पक्की बात है, ये तो इनपुट था मेरे ख्याल में। कंप्लीटेड आउटपुट पूछ रहा हूं, पता नहीं 18,400 था कि ऐसा नहीं। अपनी अपनी वैल्यूज लगा लेना भाई है। 18,400 था ना, 18,400 माइनस 2,000 तो ये 16,400 आ जाएगा। और क्लोजिंग 3,600 था, और ये 100% और ये 75 ही था। अब हम लोगों ने कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए, अच्छा कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, रिलैक्स रहना, कोई मसला नहीं। कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो उसके न्यूमरेटर में क्या आएगा? करंट पीरियड कॉस्ट। ये करंट पीरियड कॉस्ट आ गई। इजीली मिले तो बताना, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। बताओ फिगर्स। 450 बताया था, अच्छा कन्वर्जन 640 था भाई, गुलबर्ग में 640 था ये। अब इसके डिनोमिनेटर में ये वाले आएंगे। ये नक्शा मिटा दिया मैंने। तो इसका डिनोमिनेटर हो गया 20,000 और 20,700 जी। 22.5 28.35 ये हो गई कॉस्ट पर यूनिट। इतना करिए नोट, फिर मैं स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बताता हूं। ठीक है, नोटेड। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। अच्छा, हर दफा ये मिसाल देता हूं, काफी सारे लोगों को समझ आ जाती है, इसलिए आपको भी ये मिसाल दे रहा हूं। समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं बताने की एक और कोशिश करूंगा। क्रिकेट की मिसाल दे रहा हूं। टेस्ट मैच 5 दिन का, डे 1 का स्कोर, डे 1 का खेल हो गया खत्म। अब डे 1 एंड पे जब स्कोर कार्ड बना तो उसमें लिखा हुआ था कि बाबर आजम और 7 ओपनर। रिजवान कहां से टेस्ट में आ गया ओपनर? चलो शान मसूद। अच्छा, है कोई एक खिलाड़ी, ये 70 पे नॉट आउट है और शान मसूद जो है वो 80 करके आउट हो गया हुआ। ये डे आखिरी दिन स्टंप्स पे आउट हुआ था। ये डे 1 का स्कोर कार्ड है। अब जब डे 2 का खेल शुरू होगा तो बाबर से कहेंगे भी रन दोबारा से गिनेंगे तुम्हारे, हैं? नहीं ना। तो ये पिछले दिन का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था। अब अगले दिन का ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बन गया। जब अगला दिन भी खत्म हो जाएगा और अगले दिन में अगर ये 40 रन और करके आउट हो गया
तो पहले ये नॉट आउट के नाम से लिखा हुआ था, अब ये आउट के नाम से लिखा होगा। तो 40 आ रहा होगा सामने के 110 110। लेकिन डे 2 में तो उसने 40 ही किए हैं, लेकिन डे 2 में अब वो आउट होने वालों की लिस्ट में आ गया है, पहले नॉट आउट की लिस्ट में था। अब जब डे 2 में वो आउट की लिस्ट में आया है तो उसके सामने जो फिगर लिखी जाएगी वो पिछले 70 भी और नए 40 भी, तो ये आउट की लिस्ट में 110 स्कोर के साथ नजर आ रहा होगा। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स यानी जो इस महीने में आउट हुए उनकी टोटल कॉस्ट, टोटल, क्योंकि वो आउट अब हुए हैं तो उनकी टोटल कॉस्ट निकालते हुए सिर्फ 40 लिखेंगे, नहीं 70 भी लिखेंगे और 40 भी लिखेंगे। तो जो इस महीने आउट हुए हैं वो दो तरह के हैं, एक वो हैं जो पिछले महीने इन प्रोसेस थे, और एक वो हैं जो इसी महीने में आए और इसी महीने में आउट होकर चले गए। अब ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस थे ये पिछले दिन तक 70 कर चुके थे, 70 प्लस आज इतना और किया, तो ये जो ओपनिंग वाले 3000 हैं ये पिछले महीने तक जितना कर चुके थे ये पिछले महीने का सीडी था, क्लोजिंग। अब ये बीडी है, कितना, नहीं इस 70 और 40 नहीं, इस सवाल वाला 60 और 70,000। ये मैंने आपको जो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बताई थी वो लिखिए। ये कैसे बनी होगी, पिछले महीने की स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था, ये वो फिगर है। अब ये इस महीने का ओपनिंग बन गया, फिर इस महीने में इन पे और कितना खर्च हुआ, इस महीने इनमें कन्वर्जन और हुई है ना, क्या किससे मल्टीप्लाई करूं, 1200 को 38 से, जी 46380। ये बाबर आजम के 70 और ये 40, ये हो गए 110, क्योंकि अब आउट हुआ है तो आउट की लिस्ट में उसके सामने स्कोर 70 नहीं, 40 नहीं, 110 आना होगा। और जो नए और गए, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, जी वो ये है। तो दिस इनटू ये दोनों 18,000 इंटू 22.5 प्लस 38.6 110007। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स पूरी बन गई 127,77080 जी। नहीं, बात एक्सपेंस कहना अभी वर्ड ना यूज करें। पिछले महीने की रिपोर्ट में, अच्छा ठहरे, ये टोटल की कैलकुलेशन इनको ऐड करके निकला है और ये हो गया कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जी मटेरियल में क्या लिखूं, 2000 इंटू ये, और कन्वर्जन में 1500 इंटू ये। $45,000 5 97। एफको में भी सेम तो नहीं था, डिफरेंट था ना। अच्छा आप देखें, पिछले महीने की जब ये स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन बनी होगी तो ये 130 आ रहा होगा, यहां पर 60, यहां 70 लिखा होगा, और ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहलाया होगा। क्या पिछले महीने इसको कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स कहा था, अब कहा है उसको, तो डबल नहीं हो रहा। पिछले महीने ये किसी और कैटेगरी में था, आप कह लें पिछले महीने ये क्लोजिंग स्टॉक था, अब जाके कॉस्ट ऑफ सेल बनी है। आल्दो के कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको उन वर्ड से समझा सकूं, पिछले साल ये क्लोजिंग इन्वेंट्री थी, अब कॉस्ट ऑफ सेल बन रही है, तो डबल नहीं हो रहा। ये है जी स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन। क्या हो गया, टाइम हो गया, नहीं बड़ा टाइम है अभी, हाँ जी।
अब ये अगले महीने में ये 45 यहां और ये 57 यहां आ जाएगा। जी जी, इन फिगर्स में बताएं जो पूछना है। अच्छा, अब ना मैं आपको ये चारों टुकड़े जोड़ के दे रहा हूं और उसके लॉस वॉस डाल के अब मैं उसके फॉर्मेट्स बताता हूं। पहले कुछ नसीहतें लिखवाता हूं। आपने करना यह है कि जो कल वाला दूसरा सवाल था उसको FIFO से करना है। हाँ, होमवर्क उसको FIFO से सॉल्व करना है। गुलबर्ग वालों ने अपना, आप लोगों ने अपना। और जैसे मैंने इसमें नक्शे खींच के फिर मिटाए थे, तो आप जब वो होमवर्क कराएंगे तो मैं उसके फिर नक्शे बना के मिटा के दिखा दूंगा कल। तो FIFO में जो कल दूसरा सवाल किया था वो अब आपने FIFO से करा, होमवर्क है। इस कैलकुलेशन में बताएं, आपने कुछ पूछना है तो। अब मैं ये सारे टुकड़े मैंने जोड़ दिए। अब ये सारे टुकड़े जोड़ दिए मैंने, यानी इनपुट तो है, लॉस भी है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी है, आउटपुट भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। अब मैंने ये कर दिया है। हाँ तो अरे तो पढ़ाए तो एक एक टुकड़ा करके था ना। तो बेसिकली अब होने ये लगा है कि जो अभी तक पढ़ लिया, यानी स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मैं इसमें लॉस डाल रहा हूं। क्योंकि जब लॉस पढ़ाया था ना, तब मैं सिर्फ लॉस का ट्रीटमेंट सिखाना चाह रहा था। ये चीजें मैंने उस वक्त इग्नोर की थी। अब मैंने आपको ये सिखा दिया, स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ गई, कन्वर्जन, मटेरियल का कॉलम आ गया, ये अब मैंने कंप्लीट पिक्चर कर दिया है। तो इसमें लॉस डाल दूंगा तो पूरी हो जाएगी पिक्चर। तो इसमें पहले तो अंग्रेजी इतनी कह देता हूं कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर अच्छा, जब लॉसेस पढ़ाए थे, पुरानी हो गई बात है, न्यूमिरेटर में क्या किया था? न्यूमिरेटर ऊपर वाला लॉस की बात कर रहा हूं। लॉस से रिलेटेड क्या किया था? नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू माइनस की थी। डिनोमिनेटर में क्या किया था? आउटपुट के साथ एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स ऐड किए थे, और अगर एबनॉर्मल गेन था तो माइनस किए थे। यानी अब ईपी के अंदर एबनॉर्मल लॉस की लाइन आ जाएगी एज अ पॉजिटिव, और अगर एबनॉर्मल गेन है तो एज अ नेगेटिव। तो ईपी में फर्क यह पड़ेगा कि सेपरेट लाइन फॉर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन यूनिट्स। ये करके मैं बात कुछ बता सका मैंने क्या कहा है? क्या एबनॉर्मल गेन हुए तो उनको नेगेटिव लिखना है। अच्छा, अब ये जो बेचारे दम तोड़ गए, ये जरूरी है कि प्रोसेस पूरा होने पे ही दम तोड़े हो सकता है कुछ % कंप्लीट हुआ हो तो फारे हो गए हो, और उनकी लाशें हमने अंदर ही तैरते रहने दी होंगी, है निकाल ली होंगी। तो अगर उनकी लाशें पहले निकाल ली हैं तो कन्वर्जन के एतबार से वो 100% नहीं होंगे। तो इसलिए इनके अंदर भी इस तरह से 2 टुकड़े आएंगे। वो फिर सवालों में आएंगे तो सिखाऊंगा। इनमें भी 2 टुकड़े होंगे, मटेरियल और स्टेज ऑफ कन्वर्जन। अच्छा, क्या हम वहां नॉर्मल लॉस को डिनोमिनेटर में लिखते थे? तो इसलिए मैंने नॉर्मल लॉस की लाइन नहीं कहा, ALAG की लाइन आनी है यहां। फिर इसके अलावा कॉस्ट पर यूनिट के न्यूमिरेटर में क्या करें? कॉस्ट पर यूनिट के न्यूमिरेटर में नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे। लेकिन अब थोड़ा सा एक डिफरेंट काम यह हो गया कि तब तो मैंने एक ही फार्मूला बताया था, अब तो हम 2 अलग अलग न्यूमिरेटर लिख रहे हैं। 2 अलग अलग न्यूमिरेटर हैं, किस में से माइनस करें? तो नॉर्म्स ये हैं कि मटेरियल में से माइनस होता है,
क्योंकि वो फिजिकल चीज थी जो खराब कबाड़िए को बेच रहे हैं, तो वो मटेरियल वाले कॉलम से माइनस होता है। नॉर्म्स ये हैं कि वो कॉस्ट पर यूनिट 2 निकालते हैं ना हम, तो इसमें से हम लेस करेंगे स्क्रैप वैल्यू। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू यहां से लेस होगी। अच्छा, इतनी तो मैं अक्ल अज्यूम करूंगा कि मैंने बेशक लिख के यहां पर ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस भी दिखाया है, लेकिन अगर एवको है तो ऐसे है, अगर फाइफो है तो ये लाइन नहीं होगी ऊपर। बस बताना मैं ये चाह रहा था कि नॉर्मल लॉस की रिकवरी इस कॉलम से माइनस करनी, नहीं मटीरियल से ही माइनस होनी है। बस बड़े बूढ़ों के नॉर्म्स हैं कह लें, क्योंकि ये फिजिकल चीज है ना जो कबाड़ियों को बेच रहे हैं, तो ये मटीरियल कॉस्ट की रिकवरी समझी जाती है। अभी तक हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स लिख रहे हैं और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग लिख रहे हैं। अब हम कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस भी लिखा करेंगे। अब एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन यूनिट्स की कॉस्ट भी लिखा करेंगे। हाँ जी, ये नोट। अच्छा, अब चलें, ये जीबी वाला बच्चा भी बैठा हुआ है, नोट किया हुआ है, ठीक। जरा मैं एक चीज टैली कर लेता हूं, क्योंकि हो सकता है शायद मैं एक आधा पॉइंट किसी एक क्लास में शायद कम लिखवाया हुआ है, वो टैली कर लेता हूं। मैंने आपको कुछ नसीहतें लिखवाई हुई हैं, या तो उनको नसीहतें कहा होगा, या टिप्स कहा होगा, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहा होगा, या नोट्स कहा होगा। कुछ 2-3 बातें बताई हुई हैं। हाँ जी, बताई हुई है ना। चले, अब मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे कंफर्म कर लेना। एक बात मैंने ये की होगी कि अगर आपको अप्लाइड एफओएच और एक्चुअल एफओएच दोनों की इंफॉर्मेशन है, तो आपने कैलकुलेशन में अप्लाइड एफओएच लेना है। फिर एक बात ये की होगी कि अगर आपको वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताई है, विद रिस्पेक्ट टू क्या ये नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट वो कन्वर्जन के लिए है। और भी कुछ बताया? वो यही ना, मतलब वो बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन है, क्योंकि मटेरियल के हिसाब से पूरा होता है। हाँ, ये 2 बातें बताई हैं जीबी में भी, पक्की बात है। चलें, एक बात और लिखें, पिछले पेजेस पे नहीं, बस जैसे जैसे बताता जाऊंगा वैसे वैसे लिखते जाना आज वाले लेक्चर में। एक बात ये लिख लें, उर्दू में बता रहा हूं, फिर ट्रांसलेट कर लिया करना। अच्छा, जब मैं कभी अब नॉर्मल लॉस बोल रहा हूं तो मैं कोशिश तो करूंगा कि दोनों साथ साथ बोलूं, लेकिन अगर कभी मिस हो भी गया तो मैं मुझसे कंफर्म कर लेना, दोनों की बात कर रहा हूं। तो एएल और एजी यूनिट्स की अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं बताई, तो बाय डिफॉल्ट वो 100% है। एएल और एजी यूनिट्स की अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं है सवाल में, तो बाय डिफॉल्ट वो 100% है। एएल एजी यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर नहीं है सवाल में, तो बाय डिफॉल्ट वो 100% है।
दूसरी बात, ये भी पहले पूरी सुन लेना। ये जो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस है, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डिफरेंस है, यानी 1000 यूनिट्स हो गए लॉस, इनमें से 700 नॉर्मल हैं और 300 एबनॉर्मल हैं, यानी ये सिर्फ क्वांटिटी का डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि जो थोड़े से सड़े हैं वो नॉर्मल हैं, जो बिल्कुल ही सड़ गए हैं वो एबनॉर्मल हैं। फिजिकल डिफरेंस नहीं है। जितने भी डिफेक्टिव यूनिट्स हैं फिजिकली वो एक जैसे हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल, सिर्फ उनकी तादाद का फर्क है। इसलिए जो डिफेक्टिव यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू बताई है सब के लिए वही है। दोबारा, ये जो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस है ये फिजिकली एक जैसे ही खराब हैं। ये नॉर्मल एबनॉर्मल की तमीज सिर्फ तादाद की वजह से, चूंकि फिजिकली एक जैसे खराब हैं, इसलिए जो आपको सवाल में स्क्रैप वैल्यू दी हुई है नॉर्मल लॉस के लिए भी वही है, एबनॉर्मल लॉस के लिए भी वही है। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस फिजिकली एक जैसे ही खराब हैं। ये फर्क दोनों में सिर्फ क्वांटिटी की वजह से किया होता है। इसलिए जो सवाल में डिफेक्टिव यूनिट की स्क्रैप वैल्यू है वो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। ये जो अभी नोट लिखवाया ना, ये सवालों में जब मैं लाऊंगा तो ये आ जाएगा समझ। और चले ठीक है, कल मैं इसके सवाल कराता हूं, तो ये सारी जो बातें बताई ये कल प्रैक्टिस में आ जाएंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।